एक्टिव नहीं था, बट आई यूज टू जो है ना फॉलो, मैंने आपके 2-3 सेशंस फॉलो करे। तो मतलब जो उसमें जो असली बात जो मुझे समझ आई कि यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। वो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं पूछते आपसे, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं पूछते, बहुत सिंपल चीज पूछते हैं। बट आप टू द पॉइंट आंसर नहीं देंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। ही विल वेट फॉर योर आंसर। और टाइम बहुत लिमिटेड होता है। टाइम बहुत लिमिटेड होता है। ये मुझे स्टेशन 1 पे समझ आया। जब सर मैंने स्टेशन 1 दिया तो माय एग्जामिनर वाज, आई वाज लकी इनफ टू हैव अ गुड एग्जामिनर। तो ही वाज प्रॉम्प्टिंग मी, बेटा टाइम चला जाएगा चला जाएगा। और ही वाज काइंड इनफ कि बेल बजने के बाद 2 क्वेश्चंस रहते थे, उन्होंने मुझसे पूछे। तो सही। ऑन शॉर्ट टेबल 2 मैंने इम्प्रोवाइज करा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फिनिश माय एग्जाम बिफोर द बेल जो है ना। तो ये मुझे समझ आया कि यू हैव टू बी वेरी एफिशिएंट इन योर आंसर्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और ये जो दूसरे हैं SR, आपका भी अभी एग्जाम पास हुआ है? सर बताइए जी। हेलो। जी जी। जी, SR आपका नाम क्या है? शब्बीर शब्बीर सर। हाँ, क्या हाल है भाई? आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया और सर, थैंक यू सो मच। तो कैसा महसूस हो रहा है एग्जाम पास होने का? महसूस कुछ समझ नहीं आ रही है, एक ख्वाब सा था और पता नहीं अब मैं जिस तरह ना गुजर गया। तो लेकिन ये है कि अच्छा रहा। और कुछ एक्सपीरियंस, जिस तरह अली ने कहा कि यू शुड स्टिक टू द पॉइंट, अदरवाइज इफ यू बीट अराउंड द बुश तो कोई फायदा नहीं होगा ना। हम्म और मतलब ये है कि सर, जो शॉर्ट स्टेशंस थे तो उसमें अगर चार चार और 16 ना, और हम्म हर सिनारियो से अगर 5 क्वेश्चन पूछे थे तो हम्म ये कितने बनते हैं? तो मतलब ये है कि अगर 20 क्वेश्चंस में से 4-5 मिस भी हो जाए ना तो डजेंट मैटर। लेकिन फिर अ, जो लॉन्ग लॉन्ग वाइवा था उसमें भी ये मैंने देखा कि वो एग्जामिनेशन जो होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, तो उसमें वो भी इतना मैटर नहीं करता। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको आप निकाल लेना तो फिर हम्म। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आप दोनों से है कि आपको लगा कि कोई एग्जामिनर आपको फेल करने के लिए बैठा है? नहीं सर, देवर पुशिंग अस टुवर्ड्स द सक्सेस, और देवर गिविंग अस हिंट्स, क्लूज के हम बता दें। मतलब ज़ाहिर है बंदा स्ट्रेस में होता है। लाइक आपको हम्म एक एग्जांपल मैं दे दूं कि बर्न का पेशेंट था, उसकी मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट मुझे मतलब पता था, और फार्मूले भी मुझे सारे पता थे वो जो रिससिटेशन के थे। सही। तो ये था कि इवन इवान और ब्रूक्स और मॉडिफाइड ब्रूक्स और सब मुझे पता थे। तो लेकिन मैं नाम भूल गया था पार्कलैंड का। मैं कहा सर वो वाला हम्म। फार्मूला जिसमें होता है ना कि बॉडी वेट इंटू बर्न परसेंट इंटू 4। तो हेलो। जी 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 जी, मैं सुन रहा हूँ। जी जी। देखिए कितना कॉमन सा है ना। मतलब ये है कि 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट को भी पता होता है पार्कलैंड हम्म फार्मूला का ना, ठीक है। हम्म तो उनको पता चल गया था कि चीज का मुझे पता है, लेकिन उस वक्त शायद मेरे जहन में वो चीज नहीं है ना, ये जो शॉर्ट टेबल वाइवा पे था। असल तो में मैं इसमें ना एक इसी बात पे मैं आपको ये कहूँ कि आपको ये मतलब इसके लिए आपने ये कहना कि ये जो फॉर्मूलाज होते हैं और ये होते हैं, ये एड करते हैं हेल्प के। और एक्चुअल जो होती है कोई भी रिससिटेशन या कोई भी ऐसी चीज, ये फॉर्मूलाज आपको हेल्प आउट करते हैं। और असल में आप फार्मूला को, ये नहीं है कि अगर एक वो फार्मूला आ गया है तो अब आपने लकीर का फकीर बन के उसको दुरुस्त करके उतना दे देना है। वो आपको उस कंडीशन के हिसाब से आप उसको देंगे, और आप उसका रिस्पॉन्स देखेंगे, और आप फिर उसके बाद मजीद गाइड करेंगे। तो बेसिकली मतलब यही ये। यही सर उन्होंने भी पूछा था कि अगर आप हाँ ये दे दो फॉर 24 आवर्स, सो इज दिस सफिशिएंट। मैंने कहा सर वो हाँ कंडीशन को देखेंगे, यूरिन आउटपुट को देखेंगे, और वैसे ये जो उसके बाद मॉडिफाइड ब्रू का है हुआ है फार्मूला जो कि 2 ml के हिसाब से देते हैं। तो वो कहते हैं कि स्टडीज ने ये कहा है कि दिस पर्कलेट फार्म जो पर्कलेट फार्मूला पे रिससिटेशन है, ये असल में ओवर ब्रू करती है रिससिटेशन को ना।
तो इसी तरह मतलब ये मतलब है कि बेसिकली कोई चीज। वहां पर वो, मैं इसको सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, मैं असल में बेसिकली सबसे बात सुनना चाहूंगा। और मैं ये जी बताना जी चाहूंगा कि वहां पर एक एक देखें, ड्रामा हम देखते हैं ना कोई, तो एक होती है जी एक्टिंग और एक होती है ओवर एक्टिंग। ठीक है। तो जो जी नेचुरल जी, एक्टिंग होती है ना वो अच्छी लगती है। वहां पर कोई किताब का बिल्कुल रट्टू होता है जो बनने की कोशिश करता है ना, एक तो आप आपको भूल गया ना वो, अगर आपको कॉन्सेप्ट भी जी ना आता और आपको नाम भी भूल जाता तो फिर आप फेल हो जाते। लेकिन अगर आपको नाम जी भूल गया तो आपको कोई इतनी इतनी सी बात के ऊपर कोई भी फेल नहीं करता एक्चुअली। मतलब अभी जी। भी एक बंदे का फीडबैक आ रहा था। अच्छा, और प्लीज अगर कोई एग्जाम अभी जिनका पास हुआ है, प्लीज रेज द हैंड, आई वुड लाइक देम टू स्पीक आउट। ये हिरा रहमान, आपका क्या अभी एग्जाम पास हुआ है? बिलाल नवाज, सुरेश कुमार। जी। एनीवन प्लीज डोंट हेजिटेट, यहाँ पर कोई। जी बिलाल, आपका एग्जाम अभी पास हुआ है क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा सर अभी रिसेंटली एग्ज़ाम क्लियर हुआ है सर, और मैंने सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करना था बिकॉज़ के सर मेरा जो है ना वो सर थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। वेरी गुड। तो आप तो तो सर मेरे मैं प्यारे आपको भाई है ना, क्योंकि मुझे थर्ड अटेम्प्ट वालों से तो मुझे खुसूसी मोहब्बत है ना, क्योंकि मैं खुद तीसरी दफा में पास हुआ था। तो इसलिए आई विश कि आप मेरे पास होते तो मैं आपको हक करता। और एक बात ये है कि मेरा अगर कोई शुक्रिया अदा करना चाहता है ना, तो वो मेरे इस कॉज में मेरी हेल्प करे। और दूसरी बात ये है कि चले, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए मैं कोई ये कोई बिजनेस तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ किसी को, और मेरा जो मकसद है वो आप लोगों को ये इंसाइट करना है कि देखें, अगर मैं बगैर किसी मकसद के आप लोगों के लिए अपना टाइम निकाल सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि ये वैसे वैसे तो हम स्पिरिचुअली कहते हैं ना कि अगर आप किसी की मदद करें तो अल्लाह भी आपकी मदद करेगा, लेकिन दैट्स अ रियलिटी कि अगर आप ये पढ़ाई को स्प्रेड करेंगे ना तो नॉलेज सबसे पहले आप पे आएगी। जैसे अगर आप मतलब लाइक कि अगर आप किसी खुशबू वाली जगह से गुजर भी जाएंगे ना तो वो खुशबू आपके जिस्म पे लग जाएगी। इसी तरीके से तो ये एक बेसिकली इट्स समथिंग कि जो आपको हमेशा हेल्पफुल रहेगी चीज़। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अभी अगर आप मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो प्लीज़ जहाँ पर भी हैं वहाँ पे लोगों की हेल्प करें। और आप पढ़ाई के साथ अपना ताल्लुक ख़त्म ना करें। ठीक है ना? ये क्योंकि अदरवाइज़ थोड़े दिनों के बाद आप रस्ट हो जाएँगे, भूल जाएँगे सारी चीज़ें। ठीक है? अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात, कोई आप लोग सवाल पूछना चाहते हैं अपने फ्यूचर के रेफरेंस से, या कोई नहीं तो फिर मैं आप लोगों सर को। मैं एक दो बातें ऐड कर दूं। श्योर, प्लीज। जी जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है। जी बोले। जी जी, आ रही है अभी। जी जी बोले। अच्छा सर, वो कुछ चीज़ें होती हैं ना, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, ये जो भी है, जिस तरह वो आप कहते हैं कि नहीं, वो जो बाइबल शरीफ है ना, ठीक है, हाँ। तो बाई गॉड सर, कि मैंने ना आधा पैराग्राफ भी कभी जिंदगी में उस किताब का पढ़ा हुआ मैंने ना, कुछ भी मैंने उसका नहीं पढ़ा। दूसरी बात ये है कि जूलियन जूलियन बार्कर है या पार्कर है या वटेवर है जो भी है, जी जी। और उस किताब को भी मैंने ना, मतलब ये है कि ना सॉफ्ट में ना हार्ड में ना किसी भी शक्ल में उसका एक पैराग्राफ भी मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा, ठीक है। तीसरी बात सर, वो जो कहते हैं ना कि वो, उससे मैं एग्री करता हूँ कि वो करनी चाहिए, वो ग्रुप डिस्कशन या जो भी है ना, कि मतलब ये है कि करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब मेरे साथ कोई नहीं मिला था, और जो है ना, लेकिन ये है कि चीज़ें एक एक बुक में नहीं होती है। आपकी वाली बात है कि जहाँ से भी मिले, लेकिन ये है कि मतलब ये है कि नॉलेज गेन करना चाहिए। बेन करे। असल और में पता है, इसके अभी आपने जो बोला ना ग्रुप डिस्कशन, देखो हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है। अब मैं जी जी मेरा लंगोटिया दोस्त है मेरा, मेडिकल कॉलेज के। अब हमें हमें इस जनवरी में हमें 26 ईयर्स हो जाएंगे साथ। ठीक है, 26 ईयर्स। हम लोग जी जी 1999 में हुए थे। अब वो बिल्कुल मेरे ऑपोजिट था, मैं सुन के याद करता था, वो बोलना पसंद ही नहीं करता था। यानी कि वो जब पढ़ रहा होता था तो वो मुझे ऐसे गुस्से से देखता था जब ऐसे मैं कोई सवाल पूछ लूं कि जैसे मैंने उसकी कोई भैंस चुरा ली है। तो मेरे अच्छा मतलब हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन ओवरऑल इस स्टेज पे जब पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे पहुंचते हैं ना तो आपको थोड़ी बहुत मुंह से बकबक करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर वाइवे होती है में वहां बिल्कुल। पर, क्योंकि इट्स समथिंग, देखिए एक याद रखें बात, एक खुशी की खबर मैं आपको ये सुना रहा हूँ कि इसके बाद आपको कोई भी इम्तिहान देना है ना, वो आपने देना है मुन्ना भाई माफिक, टेंशन फ्री।
वो टेंशन वाला एग्जाम जो है ना वो खत्म हो गया। ठीक है, अगर आप अच्छा गुड। आगे कोई भी इम्तहान ना दें या कोई भी इम्तहान दें, 100 दफा दें आप, लेकिन ये टेंशन आपको नहीं होगी कभी। ये दैट इज द मैक्सिमम। क्योंकि इसके बाद आपको कोई एक्चुअली बहुत आपको शदीद इम्पल्स, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने बाद में 4 इंटरनेशनल एग्जाम्स दिए हैं, तो मुझे पता है कि उनके लिए कितनी इम्पल्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप बहुत इजीली कहेंगे कि यार मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैंने कर लिया जो करना है, ठीक है ना। तो लेकिन याद रखें बात कि अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि देखें, खाली ना पैसे कमाना मकसद नहीं होता, ठीक है। पैसे तो जी जी। पैसे पैसे तो फॉलो करेंगे, आप अपने आप को इतना कामयाब बना लें कि सक्सेस आपका पीछा करे। ये सोच है, कहने को तो ये फिल्म के अंदर ये डायलॉग था ना, लेकिन रियलिटी ये है कि ये एक बहुत जिसने भी ये डायलॉग लिखा था, ये जिसने भी ये बात की थी कि कि हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली ये कोई बताता नहीं, हमें लकीर का फकीर बना देते हैं जी। पहले दिन वो मनहूस किताब पकड़ा दी जाती है, पढ़ते जाओ जी बेवकूफ़ों की तरह। और मज़े की बात ये है कि कोई बंदा शर्मिंदगी में उसको ये भी नहीं पूछता कि यार कुछ समझ तो कुछ आ नहीं रहा। क्योंकि बंदा नया नया होता है, बिल्कुल ही डिसोरिएंटेड होता है, तो लगता है उसको कि मैं ही पागल हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये इसमें आप जहन में रखिए। अच्छा, कोई क्वेश्चन शब्बीर, और कोई बात आप पूछना चाहते हैं, या कोई भी बंदा जो पास हुआ है, या कोई भी बंदा इस वक्त, इट्स आई एम ओपन टू एवरीवन, एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज। क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा फ्यूचर के रेफरेंस से। एक तो ये कि आप फ़ौरन अप्लाई कर दें डिग्री के लिए। एब्सेंशिया की फ़ीस होती है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट की फ़ीस होती है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग जो है ना, जो क्योंकि बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, आप फौरी तौर पे कोई ना कोई जॉब ढूंढें और जॉब शुरू करने की कोशिश करें। जो बंदा सेकंड फेलोशिप कर सकता है पाकिस्तान में, उसको फ़ौरन सेकंड फेलोशिप शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये है कि उसके अंदर मेरे हिसाब से पेन, इसलिए मैं पेन को प्रेफर करता हूँ क्योंकि एक एनेस्थेटिस्ट रीजनल भी कर सकता है, एक एनेस्थेटिस्ट आईसीयू भी कर सकता है, लेकिन एक एनेस्थेटिस्ट जब तक आप पेन, जो प्रॉपरली पेन की नहीं ट्रेनिंग करेगा, वो पेन के प्रोसीजर्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस हिसाब से अंडर द सर्कमस्टांसिस अगर किसी ने सिर्फ पाकिस्तान में भी रहना है, तो पेन इज़ अ बेटर स्पेशलिटी अगर आप लोग करना चाहें तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, आयरिश मेडिकल काउंसिल की जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो आपकी एफसीपीएस की बेस पे हो जाएगी, आपको सिर्फ आइल्स करना है। अब यहाँ पर बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन है कि जी ओईटी करना है, तो ओईटी जो है इज डिफिकल्ट देन आइल्स 6.5 बैंड, जो आपके चाहिए होता है आयरलैंड के लिए, ठीक है। यूके के लिए ओईटी बेहतर है, क्योंकि ओईटी इज इजियर देन 7.5, ठीक है ना। ओईटी इज बेटर देन आइल्स 7.5, वो उसकी निस्बत ओईटी आसान होगा। लेकिन जो बंदा अगर आइल्स में 6.5 नहीं ले सकता, उससे ओईटी भी पास नहीं होगा। और ओईटी एक्सपेंसिव एग्जाम है, ओईटी की सेंटर मुश्किल से मिलता है। तो जिसने आयरिश मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन करानी है, उसको सिर्फ एक आईएमसी के लिए पेपर बनवाना है, पीएमडीसी का, और वो आईएमसी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। रिसेंटली जो मैंने लोगों से सुना है वो ये है कि आयरलैंड के अंदर सैलरीज बेहतर हो गई हैं और कहानी थोड़ी बेहतर हो गई है एज कम्पेयर टू जो पहले कम था। लेकिन आयरलैंड एक पिंड है, आयरलैंड एक छोटी सी जगह है, उसके बारे में मशहूर है कि अगर 3 लोग चले जाएं तो शॉर्टेज हो जाती है, 2 लोग वापस आ जाएं तो सैचुरेशन हो जाती है। ये आयरलैंड के बारे में एक सर मशहूर। एक कंफ्यूजन क्वेश्चन है। जी जी। आपने कहा कि कर सकते हैं आइलैंड के साथ रजिस्ट्रेशन, लेकिन मेरे जहन में तो ये था कि सिर्फ प्राइमरी की एग्जाम्पशन है, फाइनल देना होता है, या वो यूके वाला है? बेटा देखो, मैं अभी आपको बताता हूँ, वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखो, जी एक ध्यान में रखो कि मेडिकल काउंसिल जो है ना, वो पीएमडीसी की तरह है। आईएमसी है, ठीक है, जीएमसी है, उसके बाद सऊदी कमीशन है, ये जो भी जितने भी हैं, ये आपके मेडिकल काउंसिल, इसका डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। सही इसका है। डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं है, एक बात। और दूसरी आप जहन में रखें कि जिस तरह एक खाने का मील होता है ना, और एक स्वीट डिश होती है, एक्स्ट्राज होते हैं, तो ये हमारा जो एग्जाम का सिस्टम है ना, उसके अंदर कॉम्बो है। तो हम लोग सब कुछ करने के बाद हमें डिग्री मिलती है। लेकिन यूके आयरलैंड के अंदर ये सिस्टम नहीं है। यूके आयरलैंड के अंदर ये एग्जाम आप समझ लें कि ये स्वीट डिश है। ये एफसीएआई और ईडीए और ये जितने भी एनेस्थीसिया के एग्जाम के नाम मैं लिखता जाता हूँ यहाँ पे, आप एड्रा, फिर उसके बाद यूरोपियन डिप्लोमा पेन मैनेजमेंट, उसके बाद यूरोपियन डिप्लोमा इंटेंसिव केयर, ये जितने भी ये देयर विल बी सो मैनी एग्जाम, एफआरसीए, ठीक है। ये सारे स्वीडिश हैं। ये अलग से इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये वो हमारे
टीचर होते थे वो कहते थे राइट डाउन विद रेड इंक। तो राइट डाउन विद रेड इंक के इन अलग से इन एग्जाम्स की कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, असल चीज इंपॉर्टेंट है वो ट्रेनिंग है। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए जो नहीं सर, लफ्ज होते हैं मतलब वो मैं दो। थोड़ा सा डिफर करूंगा जी। जी जी बोले। एक सर, एक दरवाजा तो है ना कि जहाँ पे नहीं नहीं बंदा नहीं एंटर हो सके। नहीं नहीं नहीं, आप ये अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ ये बात, कि जो असल चीज है वो CCST जिसको कहते हैं कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्पेशलिटी ट्रेनिंग, और दूसरा है सीजर सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ स्पेशलिटी रजिस्ट्रार। ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, इनके बगैर ये डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है। ये इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बाय द वे याद रखें बात आप। जिसने वहां पर काम नहीं सर, किया। मैं थोड़ा क्लियर, मतलब यह है कि अगर बंदे के पास सिर्फ FCPS हो या सिर्फ पाकिस्तानी MBBS हो तो यूरोप में कहीं पे काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर यूरोपियन डिप्लोमा इन अनस्थीसिया या वटेवर जो भी है तो डिप्लोमा कर ले तो यूरोपियन, क्या होगा? तो तो क्या रजिस्ट्रेशन होगा? तो मिल जाती है ना उस पे। नहीं, रजिस्ट्रेशन तो आपको उसके बगैर भी मिल जाएगी। अब मैं आपको अभी वही, आपके जो सवाल है ना, मैं इसी को ही आंसर करने लगा हूँ। ये चीजें इनकी जी। सिर्फ एक, ये आप समझ लीजिए कि इट इज जस्ट इन बिटवीन, एक 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 बैरियर है। दरवाजा खिड़की तो है ना सर। नहीं, इसको आप दरवाजा खिड़की ना कहें, क्योंकि मैंने FCI किया हुआ है, मैंने EDA किया हुआ है, मैंने एड्रा किया हुआ है, ये 3 इम्तहान किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन इनकी बेस पे जी आज की जी। तारीख में भी अगर मैं आयरलैंड जाऊंगा तो मैं तो रजिस्ट्रार हूंगा, मैं तो वहां कंसल्टेंट नहीं हूँ, इट्स यूजलेस। जब तक मैं ये नहीं करूंगा या ये नहीं करूंगा, आई एम यूजलेस। आप बात को समझ नहीं रहे सर ना। कंसल्टेंट का तो एम अभी फिलहाल नहीं है ना, अभी फिलहाल नहीं एम नहीं तो है नहीं, ना थोड़े से इनका वो जो इससे, अपना आप अपने क्या उसको दिमाग कहते अपने, हैं, आप अपने डॉलर डॉलर कॉन्सेप्ट, रियाल और जो पाउंड्स है। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। इन इम्तहानों जी का जी। वहां पे ना तो ट्रेनिंग से कोई ताल्लुक है, ना कंसल्टेंट बनने से कोई ताल्लुक है। ये तो जब आप वहां पहुंच गए हैं तो ये तो आप, ये फीस, मैंने तो बहुत, पता नहीं कितने पैसे और कितनी एनर्जी खर्च करके एग्जाम्स किए थे। हम, जाहिर बात है, पता नहीं था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप जब वहां पहुंच जाएंगे तो पहला आपका, जैसे अभी आपने बोला ना, वो पहला स्टेप है आपकी जॉब। उसके बाद आपकी वहां पे है रेपुटेशन। ठीक है, जब रेपुटेशन हो गई तो उसके बाद आप कोशिश करेंगे कि आपकी जो है वो हो, इसके लिए जो आयरलैंड के लिए पहले मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि वहां पर ट्रेनिंग नहीं है। आयरलैंड के अंदर ट्रेनिंग नहीं मिलती। ठीक है, ये वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ आप इक्विवेलेंस पाथवे पे, यानी कि आप बेसिकली, उसका तरीका ये होता है कि वो आपको, आप अपने पेपर्स भेजते हैं कॉलेज में। ठीक है, और उसके अंदर एक, आप ये समझ लें कि जो बंदा वहाँ पर है, वहाँ पर ये जाके एग्जाम्स हो ही जाते हैं। एग्जाम को मैं कोई वैल्यू, वो कोई मैं काउंट ही नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि एग्जाम इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। वो एग्जाम वहाँ पे रहते हुए हो जाता है, एग्जाम का कोई मसला नहीं है। असल चीज़ है कि आपको ऐसे हॉस्पिटल में जॉब मिले जहाँ पर रोटेशंस हो, यानी कि फॉर एग्जांपल वही जिनको हम ट्रेनिंग कहते हैं, या वो वट एवर आप जो भी कहें, वो 3 मंथ्स कहेंगे कि गायनी करनी है, 3 मंथ्स आपको पीट्स करनी है, या वट एवर। तो वो आपको वहाँ की रोटेशंस को उनके पैटर्न के हिसाब से खुद से करना है, क्योंकि आपको ऐसी जगह जॉब, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसी जगह जॉब मिली है जहाँ पर ट्रेनिंग है ही नहीं, जहाँ पर वो मॉड्यूल्स हो ही नहीं, उसको कहते हैं मॉड्यूल्स, वहां पे इसको मॉड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर वो मॉड्यूल्स आपको पूरे करने होंगे, जिनके अंदर एक एक एज होगा सिर्फ आपका, या एक, आप समझ लें कि उसका हिस्सा है छोटा सा वो एग्जाम्स, उसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो जब आपका एक तकरीबन, और आप ये बात सर रफली। मैं बता दूं, आप अगर सुने, जी जी। वो असल में ना पाकिस्तान में कंसल्टेंट बन के क्या मतलब ये है कि इससे बेहतर है कि जिस तरह ये खिड़की दरवाजा है ना, इस पे GP की जॉब बंदा जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में करे, ऑस्ट्रेलिया, तो मेरे ख्याल में नहीं तो वो भी बेहतर है पाकिस्तान में बीइंग अ कंसल्टेंट। नहीं नहीं नहीं, ऐसी यू बात आर नहीं है। मोर। इतना जी जी। आसान काम नहीं है। जीपी आपने जो बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का जीपी जी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेट मी फिनिश, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का भी बताता हूँ। पहले मुझे जो मैं बता रहा जी हूँ जी। पहले वो सुन लें, ठीक है? वो तो फिर एक बिल्कुल डिफरेंट कहानी हो जाएगी ना, कि आप क्या करना चाहते हैं। वो तो हर बंदे की अपनी मर्जी है। वो जो कोई भी करना, जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन ये जो चीज़ है, इसके लिए आपको ये मॉड्यूल्स, ये आपकी जो ट्रेनिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि जो कॉलेज की गवर्न ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर वो कॉलेज आपको खुद रोटेशन पे भेजता है, और आप जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कॉलेज पूरी करवाता है। जबकि जब आप, जो हम लोग जिस रूट पे जाते हैं, जो भी पाकिस्तान के वहाँ पे लोग कंसल्टेंट बन जाते हैं, 3 4 साल 5 साल लगते हैं, वो बन जाते हैं, हो जाती है रोटेशन पूरी। इफ़ यू आर गुड तो यू यू आर एबल टू फाइंड दैट पाथवे। लेकिन उसको, उसमें यह है कि वो आपके अपने तौर पे, क्योंकि उसमें कुछ रोटेशंस मुश्किल से मिलती हैं। पीड्स की रोटेशन के, पीड्स के हॉस्पिटल थोड़े हैं,
तो वहां पे मुश्किल से जॉब मिलती है, थोरेसिक्स की मुश्किल से मिलती है, फिर एक कोई थर्ड ऑन कॉल करनी होती है, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि जाहिर बात है आई एम नेवर बीन टू देयर, लेकिन ये तो सारी बात की बात है, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, वो आपने रिक्वायरमेंट पूरी की, और एक और ज़हन में रखें बात के वहां पर डिग्री एक है वहां के का पासपोर्ट, तो वो पासपोर्ट मेरे ख्याल 5 से 6 साल लगते हैं, तो वो आपको पासपोर्ट इज़ अ डिग्री, समझ लें आप, कि जो भी वहां जाए वो पासपोर्ट लेके ही आएगा वहां से, अदरवाइज यानी कि बेसिकली ये इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं पहले, क्योंकि मैं कुछ और बताना था, लेकिन मैं पहले ऑस्ट्रेलिया की आपकी बात को मैं कर दूं। आपने भी ये कहा है कि जी वहां पर आप वो बन जाएं, जीपी बन जाएं, तो अव्वल तो बात यह है कि मैं, क्योंकि जाहिर बात है हर बंदे का अपना पैशन होता है, मैं तो एनेस्थीसिया कभी भी नहीं छोड़ने को कहूँगा किसी को भी, क्योंकि जो आपने इतनी मुश्किल से अचीव किया है, शुड नेवर लीव इट। अगर आप वो भी है ना कि आप जीपी, तो आपका क्या ख्याल है कि वो ऑस्ट्रेलिया का वो आपको वो रिसीव किया जाएगा एयरपोर्ट पे? वो उसके लिए आपको एएमसी करना पड़ेगा, ठीक है। एएमसी करने के बाद आप, इट्स नॉट सो इजी। एएमसी के बाद आप वहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, एंड यू नेवर नो आपको जॉब कैसे मिलेगी, क्या है, बहुत, क्योंकि वहाँ पर छोटा सा वो मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन उसकी बहुत थोड़ी है, तो पॉपुलेशन के हिसाब तो से सर हॉस्पिटल्स होते हैं। एक आपने एएमसी की बात की है ना, एएमसी वो एक्सपेंसिव रूट है ना, मतलब जो दूसरे रूट्स हैं अभी एमआरसी जीपी वगैरह आया हुआ है ना, तो यही मैंने कहा है कि उससे क्या होगा? ईडीआईसी वगैरह ना। नहीं नहीं नहीं, ईडीआईसी का कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी गलत इन्फॉर्मेशन है बेटा। एमआरसी जीपी का ऑस्ट्रेलिया से क्या ताल्लुक है? एफ ईडीए है का अभी दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया सर, से। अभी दे रहे हैं सर, एमआरसी जीपी भी दे रहे हैं, मेरे जानने वाले गए हैं। मैं देखें, बता दूंगा। एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया का बंदा जो है एमआरसी जीपी करे, डज इट ना मेक ना ना, सेंस? वैसे मैं कह रहा हूँ, वैसे वैसे मैं एएमसी के अलावा जो दूसरा रूट है, दूसरे रूट्स है ना, उसमें हाँ, एक एमआरसी जीपी भी है, उस पे भी गए हुए हैं। एमआरसी जीपी यार असल में ना वो तो देखें सिर्फ उसके लिए होगा कि जो बंदा उस स्पेशलिटी का है। हम लोग इस वक्त एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को कंटेन रखना चाह रहा हूँ पहले एनेस्थीसिया के रेफरेंस से, ठीक है। तो एनेस्थीसिया की बात करें पहले। ऑस्ट्रेलिया में एनेस्थीसिया पहले होती थी एरिया ऑफ नीड में, ठीक है। तो एरिया ऑफ नीड के अंदर जो है वो कोई अपॉर्चुनिटीज होती थी, आज से 10-12 साल पहले पुरानी बात है, जब मेरा एफसीपीएस हुआ था, उस जमाने में ये थोड़ा बहुत ऑप्शन था। अब जो है लोग जिन्होंने एफसीपीएस, जैसे आपने किया एफसीपीएस, तो आप वहां पर एक पाथवे है जिसमें आप अपनी एवेलुएशन करवाते हैं। और मैं एक स्टूडेंट को मैं जानता हूं जिसने कोशिश की है, ताहाल उसको अभी तक जॉब नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली। उसने अप्लाई किया है, वो उसको जॉब मिलेगी, उसके बाद उसको अंडर सुपरविजन काम करना होगा, लेकिन अप टिल नाउ शी इज़ द ओनली वन। और अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ कि उसको अगर जॉब मिले तो सबको मैं उसको कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि अभी तक उसको शी हैज़ नॉट गॉट जॉब, तो इतना आसान नहीं है। जो बेस्ट ऑप्शन है, एक तो आयरलैंड है, आसान है, और यूके के लिए भी आप कर सकते हैं, आप एफसीआई कर लें, इसी इसी तैयारी के साथ एफसीआई करें, और एफसीआई करें और ओईटी करें, एंड यू कैन गेट रजिस्टर टू जीएमसी एंड देन यू कैन गो टू यूके। लेकिन जिसकी मैं सबको इनकरेज करता हूँ, और जिसको मैं आप लोगों को सबको मशवरा दूंगा कि यहाँ पर या तो सेकंड फेलोशिप शुरू कर दें, और आयरिश मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है। और आयरिश मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन करवा के और आप आयरलैंड चले जाएं, वहाँ पर आपकी अर्निंग भी बेहतर हो जाएगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो जाएगी, आपकी सीवी भी इंप्रूव कर जाएगी, और वहाँ से रहते हुए आपके लिए अगली जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ, वो आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा रिलेटिवली, कि आप सब लोग यूएसएमएलई करें, ठीक है। यूएसएमएलई करें, आयरलैंड के अंदर जॉब करते जाएं, वहाँ से वीज़ा, फीस, इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम देयर, ठीक है। और वहाँ से आप लोगों ने अप्लाई करना है वहाँ पर फेलोशिप प्रोग्राम में, ठीक है। और इंशाल्लाह जाहिर बात है इसमें फेयर चांस है, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा है, अमेरिका में बहुत स्टेट्स हैं, अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और सबसे बड़ी बात यह है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर आपका नहीं भी होता तो यूएसएमएलई, इस वक्त आप जिस स्टेज पर हैं, अगर आप यूएसएमएलई कर लेते हैं तो इतना बहुत मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो नॉलेज और जो होगा उसके बाद, ये जितने भी ये एग्जाम्स है ना, ये बाकी एग्जाम्स आपके लिए दुनिया का कोई एग्जाम भी करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। और आपकी नॉलेज इस लेवल पे होगी कि आईसीयू में काम करते हुए, पेशेंट को मैनेज करते हुए, यू विल हैव क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ये फेलोशिप का पाथवे है, जिसके लिए आपको सिर्फ यूएसएमएलई पास करना है, और उसके बाद यू कैन अप्लाई ओवर देयर फॉर फेलोशिप्स, एंड देयर आर फेयर चांसेस। जो यहाँ पर आप लोगों ने शायद कभी मेरे सेशंस अटेंड किए हो, तो एक लड़का है बिलाल, जो कि इस वक्त माशाल्लाह से उसने एक फेलोशिप की थी, ही डिड वेरी नाइसली। और उसके बाद वो एक ही फेलोशिप के बाद ही इज नाउ वर्किंग इन द फैकल्टी, एंड ही हैज गॉट द लिमिटेड लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज कंसल्टेंट। ही इज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट नाउ इन न्यूयॉर्क, ठीक है। तो वो एक रोल मॉडल है, और मैं सबको, और अच्छा उसके अंदर उम्र का कोई कैद नहीं है। मैं इवन ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि मैं
मैं जो हूँ अगर चाहूँ तो मैं उस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब एट एज ऑफ 44 आई एम होपफुल कि आई कैन डू इट। तो ये सब लोगों के लिए रास्ता ओपन है। चक्कर सिर्फ ये है कि यूके और आयरलैंड के अंदर जो अर्निंग है और यूएस की अर्निंग है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। तो और जो इस टाइम पे जाहिर बात है पाकिस्तान में बैठे हुए अगर कोई कहे कि मैंने यूएसए में नहीं करना है तो उसके लिए फाइनेंशियली भी मुश्किल होगा और उसको टाइम भी नहीं मिलेगा। लेकिन आयरलैंड इज़ अ वेरी गुड कि वहाँ पर विन विन सिचुएशन है। आप उसको स्लो पाथवे पे करते जाएं, अपनी रोटेशंस भी करते जाएं, कंसल्टेंट भी बन जाएं, और इन द मीन टाइम आपको जैसे ही मौका मिले यू कैन मूव, यू कैन गेट द पासपोर्ट एंड इवन देन यू कैन गो आफ्टर 4-5 years यू कैन गो, नो प्रॉब्लम। और यूएस के सिस्टम में जब आप एक दफ़ा एंटर हो जाएं, एंटर होना मुश्किल है लेकिन वहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 2-3 ऑप्शन है। एक, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो एक फेलोशिप के बाद भी आप फैकल्टी में शामिल हो सकते हैं। अदरवाइज आप एक फेलोशिप करें, 2 फेलोशिप करें, 3 फेलोशिप करें, 3 फेलोशिप्स के बाद यू विल बी गेटिंग द फुल लाइसेंस। ओके, वो बहुत सारी ऑप्शन है। वो अभी दिल्ली अभी दूर है, वो भी बात की बात है। लेकिन अगर आप इस चीज़ पर ट्रस्ट करें तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ यूएसएमएलई। अच्छा, उसके अलावा जो चीज़ें हैं, मतलब लाइक ये कि गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में लोग पूछते हैं। देखें, गल्फ़ में मसला सिर्फ ये है कि टोटल सैचुरेशन हो चुकी है। एफसीपीएस सिर्फ सऊदी अरब के अंदर कंसल्टेंट बनता है। एफसीपीएस के 5 साल के बाद आप कंसल्टेंट बन सकते हैं सऊदी अरब में। जो बाकी जितने मुल्क हैं, बहरीन, ठीक है, कतर, कुवैत, ओमान, यूएई, इनकी पॉपुलेशन इतनी थोड़ी है और यहाँ पर इतनी कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि यहाँ इनमें से किसी भी मुल्क में आप कंसल्टेंट तो बन ही नहीं सकते। आप वहाँ पर हमेशा असिस्टेंट कंसल्टेंट के तौर पे काम करेंगे। जो मैं आप लोगों में से किसी को नहीं चाहूँगा कि वो अपनी कैरियर को असिस्टेंट कंसल्टेंट पे ख़त्म करे, ठीक है। उसकी मतलब मैं बहुत सारे लोगों की एग्जांपल देता हूँ कि वन ऑफ, मतलब मैं उनकी, आई एम हाईली रिगार्डिंग हिम, वो डॉक्टर ताहिर अकबर हैं। देखो वो 10-12 साल वहाँ पे, हालांकि उनकी टोटल इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस थी लेकिन ही वाज स्पेशलिस्ट, ही कुडंट बिकम कंसल्टेंट। अब वो पाकिस्तान वापस आ गए, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो मतलब लेकिन ये है कि मैं आप लोगों में से किसी को ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप लोग सऊदी अरब का इस मुल्क में, अव्वल तो ये है कि आपको पूरा उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसको यूएई के लिए आप 3 साल के बाद आप जीपी का 3 साल के बाद आप एनेस्थीसिया का एग्जाम दे सकते हैं। एज ऑफ टुडे यू कैन नॉट अप्लाई फॉर स्पेशलिस्ट। ये सऊदी अरब का आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वही मतलब मसला है कि डाटा फ्लो, उसके बाद सऊदी कमीशन का एग्जाम, और उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा एसआर का, ठीक है, सऊदी अरब की बात अगर मैं करूँ। लेकिन मसला ये है कि देर आर नो जॉब्स, अनफॉर्चुनेटली इतनी सैचुरेशन हो चुकी है कि आप लोगों को कहीं पेरिफेरी में तो कहीं जॉब मिलेगी लेकिन एक्चुअली मेजर सिटीज़ में, अच्छे शहरों में, अच्छे हॉस्पिटल्स में शायद कोई 100 में से किसी एक बंदे को जॉब मिल रही है। एंड दैट्स अ रियलिटी, ठीक है। पेरिफेरी में जॉब मिलेगी, वो कोई जाना चाहता है अपने कैरियर के ऐसी तैसी फेरना चाहता है तो वो एक अलग कहानी है। मैं आप लोगों को सबको यही मशवरा दूंगा कि इस टाइम पे गल्फ कंट्रीज का ना सोचें। अगर सोचना भी है तो वो आयरलैंड चले जाएं, पासपोर्ट ले लें, फिर आप लोग यहाँ पे ट्राई करें, कंसल्टेंट के तौर पे आने की कोशिश करें। दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन देन टू कम हेयर राइट, ठीक है। तो बाकी और अगर कोई कोई कमेंट करना चाहता है, शबीर आप, आपने जो देखें ऑस्ट्रेलिया वाली आपने बात की है वो आप मतलब मैं यही मैं आप कहूँगा कि आप जो जो एग्जाम्पल आप दे रहे हैं ना, दूसरी, क्योंकि स्पेशलिटी को छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। अगर बंदा बहुत ओपन हो तो आप अब याद रखें बात कि जो यूके में जाते हैं ना लोग, इस वक्त सबसे आसान ट्रेनिंग वहाँ जीपी की है, 3 years की है सिर्फ। तो अगर किसी को ट्रेनिंग मिल जाए तो वो 3 साल में जीपी बन जाएगा। तो अगर कोई करना चाहता है तो कर ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं तो क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ अपनी स्पेशलिटी के बारे में, तो मैं तो कभी भी किसी को खुद भी ये नहीं कहूँगा कि भाई आपने इतनी मेहनत करके जो चीज़ अचीव की है यू शुड नॉट। और याद रखें कि ज़िंदगी के अंदर हर काम का एक वक्त होता है, ठीक है। याद करो आप शबीर, आपका आईएमएम जब था तब आप कितने परेशान थे। अब आप मुझे बताओ, सब हो गया ना सब कुछ, एफसीपीएस भी पास हो गया। बिल्कुल तो अब वक्त के साथ बिल्कुल साथ ना इंसान को सब कुछ, मेरे जैसा बंदा जिससे मैं वो याद करता हूँ अपने आप को, जब मुझे अगर कोई गरूर आने लगे तो मैं वो दिन याद करता हूँ, अपने वो दोस्त को याद करता हूँ, हंसता हूँ उसके सामने कि यार तुमने मेरे से सवाल पूछा था, हाउ विल यू एनेस्थेटाइज अ डिफिकल्ट एयरवे। और लिटरली मुझे ना, मैं फ्लश कर गया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आई कि बोलना क्या है। मुझे, क्योंकि मॉर्गन में तो ये सवाल का कहीं लिखा ही नहीं हुआ था कि डिफिकल्ट एयरवे को कैसे अंडर करना है। तो मैं वहाँ पे परेशान होकर सोच रहा हूँ कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है कि ये क्या करना है। तो बेसिकली इसलिए अगर मैं, अल्लाह मुझे मेरे जैसे इंसान को इस काबिल बना सकता है कि मैं आप लोगों से कुछ बात कर लेता हूँ, तो अल्लाह हर इंसान के अंदर एबिलिटी है। बल्कि आप लोग हमसे बहुत बेहतर है, हमारे पास तो इतना एक्सपोजर नहीं था
तो मैंने जो भी सीखा है मैंने सऊदी अरब आके सीखा है। मैं तो मतलब ये इसलिए, हाँ अब आप ये कहेंगे कि आप बैठे हुए सऊदी अरब में और आप हमें आने से मना कर रहे हैं, तो देखो मैं जब आया था ना तो उस वक्त ये सिचुएशन थी कि अगर 9 लोग अप्लाई करते थे तो 10 लोगों को जॉब मिलती थी। अगर 9 लोग अप्लाई करते थे तो 10 लोगों को जॉब मिलती थी। उसकी वजह यह है कि वर्चुअली एवरीवन यूज्ड टू गेट जॉब। अब कहानी बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। अब जिन लोगों ने एमसीपीएस किया हुआ है उनको नामुमकिन है जॉब मिलना, तकरीबन नामुमकिन है। कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज एमसीपी हमारे हॉस्पिटल में जो एसआर के कार्ड वाले हैं वो रजिस्ट्रार के तौर पे आ गए हैं। रजिस्ट्रार के तौर पे पहले एमसीपीएस होते थे, तो अब वो खत्म हो गए, अब वहाँ पे सारे एफसीपीएस आ गए हैं। अब वो एफसीपीएस अगर रजिस्ट्रार आ गए तो उन्होंने रास्ता बंद कर दिया ना। अब एमसीपीएस को तो कोई नहीं रखेगा जो डिग्री, वो तो इतने पागल थोड़ी है। उनको नजर आ रहा है कि एक 2 साल का डिप्लोमा है, एक 4 साल का डिप्लोमा है। तो जब उनको 4 साल का डिप्लोमा वाला बंदा सीनियर रजिस्ट्रार के कार्ड के साथ उनके पास रजिस्ट्रार के तौर पे कौन पे काम करने पे राजी हो रहा है, तो वो क्यों रखेंगे रजिस्ट्रार को, एमसीपीएस को। तो ये कुछ हार्ड रियलिटीज हैं जो कि आप लोगों को करनी पड़ेंगी। बाकी देखें, आयरलैंड का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूँ कि आयरलैंड आसान है। आयरलैंड के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। और ये सारे एग्जाम, हाँ अच्छा एक मैं, क्योंकि बहुत सारी बातें जहन में आती जा रही हैं, जैसे शबीर आप कह रहे थे ना कि ये एक रास्ता है, तो नो डाउट इट्स आर ओपन, आपकी बात सही है इस वक्त। बल्कि जो भी अफोर्ड कर सकता है, जो भी एग्जाम अफोर्ड कर सकता है, उसको एफसीआई ज़रूर कर लेना चाहिए। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम सिर्फ ये होगी कि आप लोगों को अगर रिटर्न ऑनलाइन हो भी जाता है ना, तो वाइवे के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो इट्ससेल्फ वाइवा के लिए जाना, वीज़ा लगवाना पाकिस्तान से, इट्स नॉट सो इजी। वो मतलब आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आपको वहाँ पर सारा वो अच्छा खासा एक्सपेंडिचर और अच्छा खासा वो उसमें खर्चा होगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन इट्स अ गुड आइडिया। क्योंकि एफसीआई इस वक्त आप लोगों ने तैयारी की हुई है, आपको थोड़ी सी, कोई भी बंदा करना चाहता है तो वो मेरे से रब्ता कर सकता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि एमसीक्यूज तो सेम है, सिर्फ आप लोगों को रिटर्न की तैयारी करनी पड़ेगी जो एसएक्यूज होते हैं। ठीक है। बाकी वाइवा तकरीबन मोर और लेस ऐसा होता है, वहाँ पे पेशेंट नहीं होता। वहाँ पे अगर आप लोगों के 50-50 मिनट की 2 टेबल हैं, यानी कि 100 मिनट का टेबल वाइवा है, तो वहाँ पे 25-25 मिनट की 2 टेबल, 50 मिनट की टेबल वाइवा। ठीक है। लॉन्ग केस तकरीबन ऐसा है, सिर्फ फर्क क्या है कि वहाँ का लॉन्ग केस वाकई में लॉन्ग केस होता है, वो उसमें कोई 10 प्रॉब्लम्स होती हैं और वो आपको डाटा दे देते हैं, आपको पेशेंट से हिस्ट्री नहीं लेनी होती। ठीक है। तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ऐसे क्यूज भी ये है, वही चीज़ जो आप बोल रहे हैं वही चीज़ आपने लिखनी है। तो जिन लोगों को लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, मैंने तो फरवरी में दिया था और लिटरली क्योंकि मेरा वाइवा फंसा हुआ था काफ़ी देर तक, तो मैं तो बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस था लिखने की। और वहाँ पे शदीद सर्दी में मेरे तो कलम ही मेरे से ना, मेरे हाथों में कॉन्ट्रैक्चर्स बन रहे थे। मेरी थोड़ी जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी है, तो मेरे तो हाथों में मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा था। तो सिर्फ ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आती है। तो जिसने प्रैक्टिस कर लें, वो मुश्किल कोई भी नहीं चीज़ होती है। अब अगली अटेम्प्ट जो है वो सितंबर में होगी। तो आप लोग सब, जो बंदा अफोर्ड कर सकता है उसके लिए हाईली रिकमेंडेड है। क्योंकि एफसीआई आपने कर लिया तो ईडीए का पार्ट 1 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो एफसीआई के बाद यू कैन अपीयर इन ईडीए पार्ट 2। ठीक है। तो ईडीए पार्ट 2 अगर आपका पास हो जाए तो आपका प्राइमरी एफआरसी एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो यानी कि ये सारे पाथवेज हैं जो आप लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं। लेकिन मेरा वोट जो है, ये आयरलैंड को आप एक ट्रांजिट के तौर पे रखें, वहाँ जाएं, अपने मॉड्यूल्स भी पूरे करते जाएं, लेकिन एट द सेम टाइम डू यूएसएमएलई। ये मैं तो सबको यही एडवाइस करूंगा। और इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ठीक है। वो जो लोग एमबीबीएस के बाद यूएसएमएलई करते हैं ना, उन लोगों का कोई क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता, वो बच्चे होते हैं। तो आप लोग सब लोग माशाल्लाह, और खास तौर पे जो एनेस्थीसिया के हैं, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी हुई। हमने सिर्फ उस चीज़ की अलाइनमेंट दुरुस्त करनी है और वो चीज़ों को जस्ट अपग्रेड करना है। यानी कि वो आप कोई भी चीज़ खोलेंगे ना, तो आपने 50% चीज़ें आपको मौजूद है। वो मैं मजाकन कहता हूँ कि यार हार्ट थोरेक्स में ही है, यूएसएमएलई में भी। और थायराइड ग्लैंड जो है वो नेक में ही है। तो वही हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वही सारे हाइपोथायराइड है, वही हाइपरथायराइड है। मेजॉरिटी चीज़ें वही हैं। जो जिन जिन सब्जेक्ट से बंदे को वोमिटिंग आती है ना, यूएसएमएलई के बायोकेमिस्ट्री और एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी, उसका पोर्शन इतना ज़्यादा नहीं है। असल जो यूएसएमएलई की जो बेस है वो फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर ही है ज़्यादा। तो असल बेस उसमें है, बाकी सब्जेक्ट्स का उतना ज़्यादा रोल नहीं है जितना इन सब्जेक्ट्स का है। ठीक है। तो ये एक खैर एक अलग कहानी है, हर बंदे की अपनी सोच होती है। शबीर आपका और कोई क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया के अलावा? नहीं नहीं। ठीक है। तो आप लोगों में से बाकी जो लोग हैं, कोई और कमेंट करना, अच्छा कोई बंदा ऐसा है जिसका वाइवा फेल हो गया? प्लीज, आई वुड लाइक टू लिसन इफ एनीवन वांट्स टू स्पीक आउट प्लीज। कोई भी नहीं है? कोई सवाल नहीं पूछना?
कोई जवाब नहीं देना, कुछ नहीं बोलना, सब खामोशी, पर्दे में बैठे रहना है। सुरेश कुमार, आप क्या आयरलैंड में? जी भल्ली साहब, भल्ली साहब वेलकम। भल्ली साहब किधर गए? भल्ली साहब आपका मैं इंतजार कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर जीशान। जी 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 जी। डॉक्टर शाहिद खान फ्रॉम डॉक्टर पिम्स। जी जी सर, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा एक क्वेश्चन है, श्योर। ये एफसीआई के बारे में ना, जी जी। कि एफसीआई करके अगर सऊदी में जो जैसे नेशनल गार्ड में जॉब्स है, या उनको वेस्टर्न सर क्वालिफिकेशन चाहिए सर ना? सॉरी सर, मैं जी जी आपकी बात समझ गया हूँ। मैं आपका जी सवाल का जी। जवाब दे देता हूँ। मैंने सर, आप शायद देर में आपने ज्वाइन किया था। ये आप आपके घर में कोई आए तो आप उसको खाने के बजाय आप उसको स्वीट डिश पकड़ा दें। वो कहेगा कि भाई कह ले मुझे बिरयानी खिलाओ, मुझे मुझे चिकन कढ़ाई खिलाओ, फिर मुझे तुम स्वीट डिश खिलाना। आई होप जी जी आपको बिल्कुल। ये अब एफसीआई मैं अलग से इनका कोई फायदा नहीं है सर। ये वेस्टर्न क्वालिफिकेशन नहीं है। वेस्टर्न क्वालिफिकेशन विदाउट ट्रेनिंग इज यूजलेस। मैं आपको, मैंने किया हुआ है, अच्छा। मैंने एफसीआई किया हुआ है, एडीए किया हुआ है, एड्रा किया हुआ है। मैं एफसीपीएस की बेस पे कंसल्टेंट हूँ। इनका तो कोई आज ताल्लुक ही नहीं। बस सही है सर, मैंने सिर्फ ये जरा कंफर्मेशन बस आपसे ली थी कि इसमें ट्रेनिंग का सर और वो है, या सिर्फ सर क्वालिफिकेशन ही ऐसा काफी करें होती कि है? वही, जी जी आजकल तो पाकिस्तान में धरनों का तो बहुत फैशन है ना। एक बंदों को जाके ये ओईसी वालों ने जो, मैं मेरे मुंह से कोई गाली सुनते हैं, उन्होंने जो ऐड दिया है ना, उनको जूते मारने जी जी चाहिए जी पकड़। जी। ओईसी के इस बिल्कुल वो। ऐड के ऊपर उनको, ओईसी वालों को जाके ना डंडे मारने चाहिए कि उन्होंने लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। भाई नेशनल गार्ड, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने नेशनल गार्ड्स में स्टाफ फिजिशियन के तौर पे काम किया था। जो जी जी जो वहां का, आप ये समझ लें कि एक सोफिस्टिकेटेड रेजिडेंट होता है। क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड रेजिडेंट। एक रेजिडेंट की जी जी तनख्वाह अगर 6,000 से 10,000 होती है, तो वहां पर थोड़ी सी ज्यादा होती है, कोई 13 से 15,000 होती है। ठीक है? उसको कहते हैं जी स्टाफ जी। फिजिशियन। अच्छा, अब चक्कर ये है कि वहां का रैंक डिफरेंट है। वहां पे अगला रैंक होता है वहां का असिस्टेंट कंसल्टेंट। ठीक है? और उससे अगला रैंक होता है एसोसिएट कंसल्टेंट। और उससे अगला रैंक होता है कंसल्टेंट। ठीक है? तो कंसल्टेंट जी एक्चुअली जी। एक्चुअली जिसने एमसीपीएस किया हुआ है, जिसने एफसीपीएस किया हुआ है, जिसने कुछ नहीं किया हुआ, वो सब स्टाफ फिजिशियन है नेशनल गार्ड्स में। ठीक है? आज की जी जी। तारीख में अगर मैं वहां पर अप्लाई करूंगा ना, सऊदी नेशनल गार्ड्स में, तो मैं मैक्सिमम, कोई बहुत मेरे पे एहसान करेगा तो मुझे असिस्टेंट कंसल्टेंट ले लेगा। आपको अप्लाई करेंगे, आपको भी असिस्टेंट कंसल्टेंट लेंगे सर। सॉरी। जी सर तो जी सर। तो एक्चुअली नेशनल गार्ड्स इज नॉट फॉर अस। नेशनल गार्ड के अंदर कुछ चैंपियन हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर्स गए हैं, जिन्होंने मेन रियाद में काम करते हुए उन्होंने एफसीपीएस की को गटर डिग्री बना दी है नेशनल गार्ड्स में। तो एफसीपीएस की हम्म। नेशनल गार्ड्स में कोई वैल्यू नहीं है। वे आर जस्ट ब्लडी स्टाफ फिजिशियंस। ठीक है? तो प्लीज खुदा के जी वास्ते सर ये जी। दूसरे लोगों को भी बताएं, और एक्चुअली ओईसी के ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए। किसी को जाके हिम्मत करके बात करनी चाहिए कि ये आपने जो ऐड दिया है, आपको नेशनल गार्ड के स्पेलिंग भी आते हैं, आपको पता भी है कि ये क्या ऐड उन्होंने दिया है, उनको जूते सर मारने मुझे चाहिए। तो लग रहा है कि उन्होंने वो 1000 उनकी रजिस्ट्रेशन फीस है ना, बस वो उस खाते में वो सबको वही सर, एडवर्टाइज भी यही कर दिया। बस सही, आपने आपने सही बात की है एक्चुअली। हाँ, लेकिन सर मुझे देखें, लग रहा है कि ये वही। जी ये जी वही चक्कर है। वो हर बंदा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतना फ्रस्ट्रेट हुआ है कि वो उन्होंने सारे बेवकूफों की तरह जाके कर रहे हैं। मैं क्या करूं? मेरा बस चले तो मैं जाके सबके दरवाजे नॉक कर करके बताऊं कि भाई ये जुल्म कर रहे हैं। नेशनल गार्ड और किंग फैसल ना, ये एलीट्स हैं। मेरी खुशकिस्मती है, मैंने दोनों ही हॉस्पिटल्स में काम किया है। मैंने नेशनल गार्ड में एज अ स्टाफ फिजिशियन काम किया है बिफोर व्हेन आई वाज स्टक इन माय एफसीपीएस एग्जाम बैक इन 2012। मैंने जी वहां जी पर सर। नेशनल जी गार्ड में सर। कार्डिक एनेस्थीसिया और कार्डिक क्रिटिकल केयर का हमारा डिपार्टमेंट था, कार्डिक आईसीयू और कार्डिक एनेस्थीसिया का। मैंने उसमें 2 साल काम किया था। और उसके बाद एफसीपीएस पास होने के बाद मैंने किंग फैसल में काम किया था। वो भी मेरी अल्लाह का कोई मेरे पर खुसूसी करम है कि ये हॉस्पिटल मेरी मेरी एकेडमिक मदर है। जहां पर मैंने, जहां पर मतलब, ये दिस हॉस्पिटल इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इट्स टॉप रैंक, इट्स अमंग टॉप 80 हॉस्पिटल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है? तो मैं जब जी वहां पे सर जी। पहुंच गया था, तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। किंग फैसल के अंदर उस वक्त जब मैंने ज्वाइन किया था सर, उस वक्त 19 असिस्टेंट कंसल्टेंट पाकिस्तानी थे। वहां पर ऐसी रिपोर्ट बनी हुई थी कि उस हॉस्पिटल के अंदर 19, और 3 जो थे ना वो दूसरे थे, जिनमें से 2 इजिप्शियंस थे
और एक इंडियन था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वहां पर भी हुआ ये है कि बहुत सारे सीनियर लोग इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग वहां से बारी बारी निकल गए। अब वहां पर काउंट जो है वो डिफरेंट हो चुका है। अब मेरे ख्याल है वहां पर आधे आधे से भी कम रह गए हैं पाकिस्तानी। वहां पर भी उन्होंने दूसरी नेशनलिटीज के लोगों को ले लिया है। लेकिन किंग फैसल में भी हम मरते दम तक एफसीपीएस असिस्टेंट कंसल्टेंट ही रहता। ठीक है, वहां पर असिस्टेंट जी सर। कंसल्टेंट से ऊपर नहीं जा सकते। एक दो लोगों को उन्होंने, दो लोगों को प्रमोट किया था, जिनमें से वो एज अ स्पेशल केस थे, जिनको वहां 20-20 साल हो गए थे। उनको एज अ स्पेशल केस उन्होंने एसोसिएट कंसल्टेंट बना दिया, लेकिन वो भी दैट इज एक्सेप्शन फॉर देम। वो नहीं है उनकी, सिर्फ उनको उनको रैंक मिल गया एसोसिएट कंसल्टेंट का, और वो थोड़ा सा बेहतर, उनको इंडिपेंडेंट लिस्ट मिल जाती है और वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं, मैं क्योंकि ये सबको बताता हूँ, मैं असल में मैंने सारी जगहों पे हर माल बेचा हुआ है। मैंने ये किंग फैसल में भी काम किया है, फिर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बिल्कुल पेरिफेरी के हॉस्पिटल में भी काम किया है, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा था, वहां पर मैंने जिजान में काम किया था। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि 1 साल के बाद मैं दिल कर रहा था कि मैं ना रियाद में आके रेडी लगा लूं। आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू वर्क इन जिजान। ठीक है, आई वर्क देयर वे बैक व्हेन आई वाज स्टक इन माय एग्जाम। ठीक है, एफसीपीएस के एग्जाम में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम करना इंतहाई मुश्किल काम है। दूसरी कैटेगरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ऑटोनमस हॉस्पिटल्स है। ठीक है, ऑटोनमस हॉस्पिटल्स हैं जो मेजर शहरों में है, जद्दा में है, रियाद में है, दमाम में है, बड़े बड़े शहरों में है ऑटोनमस हॉस्पिटल्स। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स हैं, कुछ वो भी बड़े शहरों में हैं सिर्फ। ठीक है, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स। तो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स हैं, उसके बाद जो है ये किंग फैसल और नेशनल गार्ड्स हैं, और उसके अलावा फिर बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब मिल जाती है, ये एमओएच के ऑटोनमस हॉस्पिटल्स में जॉब मिल जाती है, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स तक जॉब मिल जाती है। किंग फैसल और नेशनल गार्ड में हम कंसल्टेंट नहीं बन सकते। और मैं जो करंटली जिसमें काम कर रहा हूँ, वहां पर भी मेरी एक एक्सेप्शन है कि मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था कि मैंने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम किया हुआ था, और जब मैं यहाँ पर सिलेक्ट हुआ था तो आई ऑलरेडी हैज 3 years एक्सपीरियंस एज कंसल्टेंट, जिनमें से एक एमओएच के ऑटोनमस हॉस्पिटल में था, किंग साउथ मेडिकल सिटी। वो आप समझ लें कि रियाद का म्यू हॉस्पिटल है, या आप लाहौर इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का आप समझ लें होली फैमिली। ठीक है ना, तो उस तरह का वो हॉस्पिटल था। वहां पर मैंने 2 साल एज ए कंसल्टेंट काम किया था, और 1 साल मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट काम किया था। तब मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल में जॉब मिली। लेकिन दैट इज ऑल्सो एक्सेप्शन, मेरे अलावा कोई भी बंदा और नहीं है। शायद आप जानते हो, वो एबटाबाद के बहुत पुराने सीनियर से कंसल्टेंट है, डॉक्टर जमील नाम है उनका, पठान वो भी है, शायद आपने नाम सुना उनका। वो यहाँ पर एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं मेरे अलावा। बाकी जितने भी लोग हैं वो जो है वो पहले वहां पे आके सीनियर रजिस्ट्रार के तौर पे काम किया, रजिस्ट्रार के तौर पे काम किया, फिर प्रमोट हुए। सर ये डॉक्टर, आपका जो क्वेश्चन है ना, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वहां पे भी किंग फहद के नाम से हैं, वहां पे भी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा दमाम में ऑटोनमस है। आई एम सॉरी, ये आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक दो हैं, किंग फहद का तो मुझे पता है, वहां पे किंग फहद हॉस्पिटल है, वो ऑटोनमस, बेसिकली वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ही होते हैं। अब इन्होंने ना एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अब कर दिया है, क्लस्टर्स बना दिए हैं। ठीक है, तो जो दमाम है ना, वो ईस्टर्न क्लस्टर में आता है। जो रियाद है वो सेंट्रल जोन है, रियाद का अलग क्लस्टर है। तो रियाद के अंदर 3 एक्चुअली क्लस्टर है, पता नहीं वो क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। लेकिन प्रॉब्लम देखें, एक जेन में रखें बात, कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में 3 रैंक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में कंसल्टेंट है, स्पेशलिस्ट है, और रेजिडेंट है। ठीक है, तो रेजिडेंट तो अब तकरीबन ना होने के बराबर है, रेजिडेंट नहीं लेते, अब रह गए सिर्फ स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट 5 year के बाद होता है, और स्पेशलिस्ट फ्रेश को ले लेते हैं। ठीक है, ये है कहानी। क्योंकि सऊदी कमीशन के अंदर रजिस्ट्रेशन, सऊदी के अंदर 3 रैंक है। आप स्पेशलिस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, सीनियर रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार, ये है तरतीब। लेकिन सऊदी अरब मसला ये है सर कि अब जॉब नहीं मिलती, अब ना होने के बराबर है जॉब। मतलब अल्लाह, जिसका रोजी लगी हुई है उसकी रोजी लगी हुई है। जो नए लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका रास्ता मिल रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मिल रही, लेकिन जो एक होता है ना फ्रेश, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको अपना टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। उनको अगर कुछ करना है तो वो बाहर जाएं, वो पासपोर्ट लें। देखिए मैं यहाँ पर इतने सालों से हूँ, मेरे पास पासपोर्ट तो नहीं है, आज अगर ये मुझे निकाल दें, आई हैव नो बैकअप। तो मैंने तो बैकअप के तौर पे, पहले तो मैं पाकिस्तान एक दफ़ा आके मैं खौर होके तौबा करके गया हूँ। तो अब तो मैंने आयरलैंड की आयरिश आयरिश मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन लगाई हुई है, मैंने उनका वजीफा लगाया हुआ है। हर साल मैं उनको तकरीबन, मेरे ख्याल से पता नहीं 1000 यूरोज होते हैं, कितने होते हैं मुझे याद नहीं, वो हर साल मैं देता हूँ उनको, अपनी रजिस्ट्रेशन को रिन्यू रखने के लिए।
कि अगर खुदा न खास्ता जाना पड़े तो चले जाए। ठीक है, तो अब मैं तमाम बातों की, एक तो ये कि जो जो पास हुए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक। और आप लोगों में से कोई भी, देखिए मैं सब लोगों के लिए हाजिर हूँ, बल्कि मुझे ये गिला ही होता है रहता है आप लोगों से कि आप लोग कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, कोई सवाल नहीं पूछता। मैं तो देखें हाजिर हूँ, मैं तो आप सब लोगों के लिए हाजिर हूँ। भल्ली साहब कुछ बोलना पसंद करेंगे आप, या एनओसी नहीं मिली आपको घर में बैठे हुए? नहीं नहीं सर, थैंक्स अलॉट। आपका जो है ना, आप जो काम कर रहे हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं है। और आई वुड जस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इतना डेडिकेटेड बंदा हमारी फील्ड में है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और एग्जाम देने के बाद सर और ज्यादा कदर हुई, जिस तरह से आपने प्रैक्टिस कराई है, ड्रिल्स कराई हैं, और जो चीजें आप बता रहे हैं वो वाकई बहुत यूजफुल हैं। और आप सर दिल वो अक्सर कर जाते हैं कि यार लोग आ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, बट यूट्यूब पे जो आप चीजें डालते हैं वो बहुत, आप एक एक वीडियोस के व्यूज आई थिंक सो 750 800 को मैं एक दिन देख रहा था टच होते हैं। तो वो सारे हमारे जैसे रेजिडेंट ट्रेनीज ही होते हैं जो देख रहे होते हैं। देखो मैंने इसका आपको तो जवाब लिख दिया कि आप क्या रुलाएगा पगले। एक तो बात ये है कि भाई, सर मैं डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होता। ये मैं कभी कभी जो है ना, वो पाकिस्तान के लोग हैं, हम लोग ढीठ लोग, तो वो कभी कभी मुझे वो फुफ्फो बनना पड़ता है, कभी कभी मुझे सास बनना पड़ता है, नन बनना पड़ता है। थोड़ा सा मैं ऐसे ही हंसी मजाक करता रहता हूँ। मुझे पता है पाकिस्तान में लोगों की क्या, हम लोगों की क्या रूटीन है, हमारा क्या सिलसिला है। बल्कि मुझे तो कई दफा, मैं शुरू शुरू में जब किसी को मैं फोन मिलाता था ना, तो वो बंदा मेरे ख्याल परेशान हो जाता था कि यार ये कौन है बंदा जो हमें फोन कर रहा है। ठीक है ना। तो आप तो जब फर्स्ट ईयर आपने ट्रेनिंग शुरू की थी तब से आप मेरे साथ ठहर हो। तो मैं तो यही समझता हूँ कि देखो, आपको भी मैं ये कहूँगा, आप सब लोगों को ये कहूँगा कि देखो, हम लोगों का मुल्क बहुत इस वक्त मुश्किल में है। तो हम लोग एक ही काम कर सकते हैं कि हम अपने आप से कमिटमेंट करें कि यार हमने दूसरों की हेल्प करनी है। दैट्स ओनली द लीस्ट थिंग वी कैन डू। ठीक है ना। तो यही मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस चीज़ को डेट लगाओ किधर हो? कंटिन्यू कंटिन्यू रखें। ठीक है ना। वट एवर यू कैन डू, आप ज़रूर करें। ठीक है ना। ठीक है ना हसाम। और मतलब एग्ज़ाम के रेफरेंस से शबीर ने भी काफ़ी बातें बताई हैं। तो आप भी अपनी कोई कुछ एक दो बातें बताना अगर चाहते हो, अपना एक्सपीरियंस, तो वो आप शेयर करो प्लीज़। सर सॉरी मैं शुरू में सुन नहीं सका था। बस सर ये है कि दो एक्सट्रीम लोग होते हैं जो गाइडेंस देते हैं ना, जो एग्जाम कर लेते हैं। एक वो है जो पास होने के बाद शायद इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि इससे मुश्किल एग्जाम ही नहीं है। तो आई थिंक सो ये लोग भी खतरनाक है, इनसे बचना चाहिए। और एक कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं वो कहते हैं यार इससे बस आसान है यार, कोई मसला नहीं है। आप तो इस एग्जाम की सर स्पेसिफिक सेट ऑफ पैटर्न है, उसी पैटर्न पे प्रिपेयर हों तो अगर अच्छी तैयारी करके जाएं, अनटिल और अनलेस बहुत ज्यादा लक का इशू ना हो, वो भी हो जाता है कई दफा, तो निकल जाता है। लेकिन सर मेरे ख्याल से जो एग्जाम के बाद अगर उसी पैटर्न पे बंदा शुरू से पढ़ता रहे एग्जाम से पहले भी, जो आप भी गाइड करते रहते हैं, तो काफी फर्क पड़ जाता है। बट स्टिल थ्योरी के रिजल्ट आने के बाद जो स्पेसिफिक चीजें हैं सर, हम वो उस तरह से हिस्ट्री एग्जामिनेशन कर नहीं रहे होते, उसकी प्रैक्टिस करके ड्रिल करके बंदा जाए। इट्स ऑलवेज बेटर टू गो ओवर प्रिपेयर्ड देन अंडर प्रिपेयर्ड, मेरे ख्याल से। बस सर यही कहूंगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। असल में पता है चक्कर क्या होता है यार, वो होता है वही मैं आपको बताऊं, ये जो आपने भी बात की है ना कि पहले से अगर आप देखें, मैं आपको बताऊं बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं वो थिएटर के अंदर खड़े होकर हमें नहीं पढ़ाते। ठीक है। यकीन करें, अगर वो एक एक केस, अगर आपको एक थायराइड, एक अपेंडिक्स, एक एक भी करा देना यार, वो कभी भी भूलेगा नहीं आपको। बदकिस्मती ये है कि वो ऑपरेशन थिएटर में आते नहीं है, और एसी कमरों में बैठ के टीचिंग नहीं होती। ये बदकिस्मती, यही सबको एनकरेज करना चाहिए लोगों को। अगर आप लोगों को पहले से एक एक दफा भी कोई बता देना ये चीजें, यकीन करें आपको एग्जाम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और ये हिस्ट्री एग्जामिनेशन का चक्कर यही है कि मैं कहता हूँ महीने में एक दफा मरीज उस तरह देख ले, जिस तरह से एफसीपीएस के एग्जाम में होता है। महीना क्या, मैं कहता हूँ साल में 6 महीने 4-5 मरीजों को इस तरह देख ले, तो आपको कभी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। तो बाकी ये है कि आप लोग इंजॉय करें इस, ये खुशी जो है ना, ये इस वक्त वो हालत है जो वो मेडिकल स्टूडेंट करते थे ना, हम लोग डड्डुओं के ऊपर जुल्म, वो डड्डुओं को वो स्टन करते थे। तो इस वक्त आप लोगों को अभी अंदाजा ही नहीं है कि आप लोगों ने क्या अचीव कर लिया। ये खुशी जो है ना, ये आप, मैं आज तक इस खुशी को एंजॉय कर रहा हूँ। कितने साल हो गए, 10 साल हो गए, सॉरी 11 साल हो गए, 12वां साल है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है, मैं जब कोई पास होता है ना, तो मुझे वो मोमेंट याद आ जाता है कि जब मैं तीसरी दफा में, उस जमाने में तो ये ईमेल नहीं आती थी, तो वहां पर तो सारे लोग खड़े हुए हैं, और अब वहां पर वो आपको वो करके बेटर लक नेक्स्ट टाइम वो कहते थे एक साहब, या वो कंग्रेचुलेशन कहते थे।
मुझे तो जब कॉन्ग्रेचुलेशन, उससे पहले 2 दफा फेलियर का रिसीव कर चुका था, तो जब उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा तो मैं तो रोने लगा वहां पे। मेरे साथ एक मेरा जूनियर था, मैं उसके गले लग के रोने लगा। तो वो मोमेंट मुझे कभी भूलता नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ये खुशी महसूस होगी और इसको एंजॉय करें, लेकिन सिर्फ ये याद रखें कि इस फ्रस्ट्रेशन, इस तकलीफ को आप भूलें नहीं और दूसरों की हेल्प करें, ठीक है ना। क्योंकि जो बेचारे जो लोग बैठे हुए हैं उनको, और एक और मेरा ये सीनियर से मेरा ये गिला है, ये शिकवा है कि वो कहते हैं कि ये बच्चे नहीं है जी, हम लोगों ने भी ऐसे किया था, ये है वो है। तो यार मैं कहता हूँ कि कोई अपने भाई को, अपने बहन को, अपने बच्चों को सड़क पे आज़ाद छोड़ देगा? उनकी हेल्प करेगा ना। अगर वो कोई अपने बच्चे के बारे में हम बोलेंगे कि वो बड़े हो गए, उनको क्या जरूरत पड़ी है, हम अपने बच्चों को छोड़ेंगे? कोई भी बंदा अपने बच्चे को, औलाद कितनी भी बड़ी हो गई हो, मेरे अब्बू अभी भी मेरी शक्ल पे बल देख के परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है ना। तो जब हम अपनी औलाद को नहीं अकेला छोड़ते, तो सुपरवाइजर जो होते हैं वो बाप होते हैं, वो माँ होती है, वो बहन भाई होते हैं। तो उनको ये रियलाइज करा, अगर वो, जब तक आप लोग ये रियलाइज नहीं कराएंगे ना उनको, मैं तो बहुत बुरा हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं सबसे बहस करता रहता हूँ। मेरा हालांकि कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और मैं तो ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग अपने वर्क प्लेस पे, अगर कोई जूनियर मेरी बात सुन रहा है, तो खुदा के वास्ते ना बेइज्जती से डरे। वो बेइज्जती जो है ना, वो अगर आपका सुपरवाइजर नाराज भी हो जाएगा ना आपसे कि ये मुझे तंग कर रहा है, मेरे से सवाल पूछ रहा है, कुछ नहीं कर सकता। यकीन करें, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो नहीं कुछ आपका बिगाड़ सकता, ना डरें आप उससे। क्या कर लेगा वो आपका? आपका वो मार देगा, वो आपका राजिक थोड़ी है वो। कोई उससे डरने की जरूरत नहीं है। उसको रिक्वेस्ट करें कि भाई सर, आपने मुझे गोद लिया है, आप मुझे पढ़ाएं। सर मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी हिम्मत करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों से वो हो, मुझे पता है ना, मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था, कोई सवाल पूछता था, आप बताएं, पढ़ें आप, फिर डिस्कस करेंगे। ये क्या जवाब है? मैंने, कोई सवाल पूछो ना, तो इंशाल्लाह पढ़े फिर डिस्कस करेंगे। भाई ये व्हाट इज दिस आंसर? तो मैंने तो उसी वक्त अपने आप से कमिटमेंट की थी कि यार मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश करनी है। मुझे तो पता भी नहीं था। 10-12 लोग थे एफसीपीएस के, जिस तरह अभी आप लोग हैं इस तरीके। उस जमाने में तो व्हाट्सएप नया नया आया था, तो ये सारे फीचर्स और ये सब कुछ थे ही नहीं। 10-12 लोग थे मेरे साथ। यकीन करें, उनमें से बदकिस्मती ये है कि उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक जिनका एग्जाम पास नहीं हुआ। कई ऐसे लोग हैं, आई विश के वो लोग किसी तरह एग्जाम पास कर ले। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो उस वक्त 2011-12 में मेरे साथ थे और अभी तक एग्जाम भी दे रहे हैं। कई लोग अभी तक हिम्मत कर रहे हैं। तो बहरहाल कोई बात नहीं यार, आईफोन 13 मिनी, लोगों का दिल इतना बड़ा नहीं होता। आपको देखो, पॉजिटिव रहना चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा इंसान को पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। और पॉजिटिव रहने का यही तरीका है कि आप अपने आप के ऊपर भरोसा कीजिए। वो आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे तो फिर दूसरे भी आप पे भरोसा करेंगे। तो मतलब लाइक ये कि दैट्स समथिंग। तो बाकी ये है कि वो मैंने यही बातें बताई हैं। मैं बिफोर आई फिनिश मैं वही रिपीट करूंगा। आप लोग फौरन अपनी डिग्रियां, सारे पेपर्स को करें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, क्योंकि बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है तो मुझे दिमाग में आ गई तो मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ अपने पेपर्स खोल के देखें। मैट्रिक, एफएससी, एमबीबीएस, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, आपके तमाम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, उसमें भाई एक नाम होना चाहिए। किसी में ने अपना अब्बा चेंज किया हुआ होता है नाम, किसी के स्पेलिंग चेंज हुए हुए होते हैं। तो खुदा के वास्ते एक नाम होना चाहिए, एक स्पेलिंग होनी चाहिए। क्योंकि बाद में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर खुदा न खास्ता कोई, उस वक्त एक साहब थे, वो वीजे आ गया तो पता लगा उनका तो नाम अब्बू का ही गलत लिखा हुआ था। मैंने कहा आपको अपना अब्बा चेंज करना पड़ेगा इस टाइम पर। तो अर्जेंट बेसिस पे कैसे आप अब्बा चेंज करेंगे? तो मतलब ये आप लोगों को फैल खोल के देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये एफसीपीएस की डिग्री, एब्सेंशिया, उसके बाद एक वो होता है ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ों के लिए फ़ौरन अप्लाई कर दें। और जिसने भी बाहर जाना है, जो भी बाहर जाना चाहता है, उसके लिए सबसे आसान रास्ता आयरलैंड का है। बाकी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं आपसे, और आप सब लोगों के लिए मैं वेलकम हूँ। किसी भी वक्त किसी ने कोई बात पूछनी हो, यू ऑल आर वेलकम। जो लोग फेल हो गए हैं उनके लिए छोटा सा मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि देखें, डिसअपॉइंट ना हो। इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब मुझे नहीं पता कि इनमें एक आप में से कोई है फेलियर या नहीं। तो जो लोग फेल हुए हैं, मेरी गुजारिश है आप सब लोग उन लोगों के साथ राब्ते में रहें, उनको छोड़े नहीं, प्लीज़। मैं जब पहली दफ़ा मैं जब वाइवा देने गया था, तो मेरा इत्तेफाक से लास्ट डे था। तो मेरे साथ कुछ 7-8 लोग थे। वो कमबख्त पास हो गए, इत्तेफाक से सारे पास हो गए। और वो सारे कराची में था वाइवा, वो सारे समुंदर चले गए। आप सोच नहीं सकते कि वो समुंदर, उनका जाना मेरे पे कितना भारी हुआ था। और मैं इतना टेंस हुआ कि मैं फेल ही हो गया। ठीक है। वो सारे लोग समुंदर चले गए और मैं वहां पे बैठा रह गया अकेला। तो जो लोग फेल हो गए ना, उनको बेचारे छोड़े ही नहीं उनको। मेरी रिक्वेस्ट है, हर कोई बंदा जिन जिन लोगों से राब्ता रख सकता है ना फेलियर, उनके साथ प्लीज राब्ता रखें, उनकी हेल्प आउट करें, उनको छोड़े नहीं। और ये आप लोग, अगर आप में से कोई थैंक्स कहना चाहता है, तो मेरा थैंक्स ये है भाई,
तो मैं तो आप लोगों को वो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैंने किसी की कोई हेल्प की है ना, तो मेरी मेरी मेरा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दुआएं चाहिए, नो डाउट, कि मुझे अल्लाह मुझे मुझे इस काबिल बनाए कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, दूसरों की हेल्प कर सकूं, और आप लोग भी यही मेरे इस मोटो में मेरी हेल्प करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर इंशाल्लाह। सर 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 जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी। सर एमसीपीएस वालों के हिसाब से सर, तो वो सिर्फ पाकिस्तान में ही है या बाहर भी अभी तक कुछ है? आई एम सॉरी, फिर से बोलें, आपने एमसीपीएस किया हुआ है? सर नहीं, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, अब एग्जाम है फरवरी में। बेटा देखो, मेरी बात सुनो, मैं बात करूंगा बिल्कुल सीधी। आपकी एज कितनी है? अभी सर 38। 38। देखो, आपको जिसने भी मशवरा दिया था ना एमसीपीएस करने का, उसको आपने स्पेशल जाके ना शुक्रिया अदा करना है कि उसने आपके कैरियर की ऐसी तैसी फिरवा दी। ठीक है, अगर आपने खुद अपने आप को मशवरा दिया था एफसीपीएस करने का, तो फिर आपकी कोई मैं शुक्रिया कहूंगा। क्योंकि देखो, बात यह है कि जब एफसीपीएस इतने, जिसको कहते हैं ना कि एक ईंट निकालो तो उसमें से 10 एफसीपीएस निकल आते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली एमसीपीएस की कहाँ से गुंजाइश बनेगी? अभी मैं दरमियान में मैंने यही बात की थी कि अनफॉर्चुनेटली अब इतनी सैचुरेशन हो चुकी है कि अनफॉर एफसीपीएस की एमसीपीएस की कोई वैल्यू नहीं है। एमसीपीएस पे देखो, एफसीपीएस को मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एफसीपीएस को जॉब नहीं मिल रही, तो एमसीपीएस को कहाँ से जॉब मिलेगी? लेकिन यूरोप आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि वहां पर एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वहां पर एफसीपीएस एमसीपीएस में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पे सारे ही हम कमी कमीन है। वहां पे जाने के लिए सारों को जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपका एमसीपीएस अगर पास हो गया है, या जिस स्टेज पे भी आप हैं, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू गो टू आयरलैंड। ठीक है ना? और आपके लिए ये होगा कि आपने, अगर आपकी हाउस जॉब कब किया है आपने? सर 2012 में। तो आपने क्या 3 मंथ्स के पैटर्न पे किए? जी सर, 6 महीने मेडिसिन, 6 महीने सर्जरी। नहीं, वो पैटर्न जो आयरिश मेडिकल काउंसिल के लिए अप्रूव है, वो किया हुआ है आपने? पता नहीं सर, उस टाइम में वो नहीं हूँ सर, क्या अगर तरीक़ेकार वो है उनका। नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो फिर आपके लिए एक ही रास्ता है आयरलैंड जाने के लिए, वो एमसीएआई है। ठीक है, एमसीआई बेसिक साइंसेज का एग्जाम है, एफसीआई का प्राइमरी है, वो आप समझ लें। एमसीआई इज सर मेंबर कॉलेज ऑफ एनेस्थेटिस्ट आयरलैंड। तो आप एमसीएआई और आईएलटीएस या ओईटी, उन दोनों में से जो भी आप करके आप आयरिश मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन करा के आप जा सकते हैं आयरलैंड। या बहुत सीधा सीधा साधा आप लैब करें और यूके में चले जाएं। लोगों को ना प्लैब के मामले में बहुत एक मिसकॉन्सेप्ट है कि जिसने प्लैब किया तो वो तो सर वहाँ पे बिल्कुल एनेस्थीसिया में जॉब नहीं मिलेगी। तो प्लैब का एनेस्थीसिया से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लैब तो एक रजिस्ट्रेशन का एग्जाम है। ठीक है, और ये भी जो एमसीआई का एफसीआई सॉरी एफसीपीएस की बेस पे हम होता है, उसको कहते हैं प्रेस की एग्जाम्पशन। इसी तरीके से आज से कुछ साल पहले तक एफसीपीएस की बेस पे जीएमसी की रजिस्ट्रेशन हो जाती थी, एफसीपीएस एनेस्थीसिया की बेस पे। ठीक है, तो उसको भी ये कहा जाता था कि एग्जाम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ एफसीपीएस। अब वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो इस वक्त हम सब बराबर है। आयरलैंड जाने के लिए आप एमसीआई कर सकते हैं, लैब आप यूके के लिए कर सकते हैं। एफआरसी ये मुश्किल है, प्राइमरी एफआरसी इज वेरी डिफिकल्ट। प्राइमरी एफआरसी इज हेल ऑफ, आप प्राइमरी एफआरसी से भी कर सकते हैं, लेकिन ईडीए सर आप नहीं ये दे सकते, ईडीए नहीं दे सकते। एमसीए सर, सर एमसीआई ये इज एग्जाम के लिए मेंबर कॉलेज ऑफ एनेस्थेटिस्ट आयरलैंड। ठीक है, सर आप ये मुझे एग्जाम पर्सनली के लिए, मैसेज कर देना, मजीद कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सर ये लेकिन सिर्फ इसमें ये था कि एमसीपीएस क्लियर करने के बाद इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं या पहले भी जा सकते हैं? देखो भाई, इसका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये मशवरा हरगिज नहीं दूंगा, पहले अपना एक एग्जाम मुकम्मल कर लें। वो कभी भी नहीं आप करेंगे फिर। अगर आप यहाँ ये जी हो गया और आप वहाँ चले गए तो ये एमसीपीएस रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एमसीपीएस मुकम्मल करें, पढ़ाई करें, पढ़ाई करना शुरू कर दें। बेसिक साइंसेस सर। को आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक साइंसेस के बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है भाई सारी कहानी। तो आप लोगों का, सर। सब लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। जो खामोश है उनके लिए स्पेशल शुक्रिया कि कोई नहीं बोल रहा। भाई सब कुछ बोल लें, जो अगर कोई एग्जाम जिनका पास हुआ है या जिनका नहीं पास हुआ, या कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, अगर अभी आप लोगों को शर्म आ रही है तो मेरे से बाद में रब्ता कर लीजिएगा। आई एम वेलकम टू एवरीवन। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अब हमें ख़त्म करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू। तो ठीक है, और ख़ास तौर पे सुमेरा जान का शुक्रिया कि जो हमें इंडिया से ज्वाइन कर रही हैं, जिनका एफसीपीएस एमसीपीएस किसी से ताल्लुक नहीं है। कश्मीर से है ना आप सुमेरा जान? शायद आवाज़, उनका माइक म्यूट है। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर
बात होती जी जी है। सर, आई एम फ्रॉम दिस कश्मीर। वेरी गुड। तो आप हमारी चीफ गेस्ट हैं, ठीक है। यस सर, एक्चुअली आपकी जो लेक्चर्स है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं सर, चले दैट्स मेरे व्हाई। लिए फिर कश्मीर कभी आप, मैं आप वो जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, मेरी तो बहुत ख्वाहिश है इंडिया देखने की, खास तौर पे कश्मीर। तो सर आप कभी जरूर आइए, इंशाल्लाह सर, मुझे इंशाल्लाह। एंटर कहाँ होने देंगे भाई, मुझे तो पकड़ के बंद कर देंगे, मैं तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। अच्छा। यस सर। चले एनीवेज भाई, चलिए सर, हमारे लिए शुक्रिया बहुत सर। ऑनर की बात है कि हमारी बहन हमें कश्मीर से ज्वाइन कर रही है। यू आर वेरी स्पेशल फॉर अस, ठीक है, थैंक यू वेरी शुक्रिया मच। सर, शुक्रिया। जजाकल्ला खैर सर।